इसी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसकी 7 क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा है। यदि हम पिछली क्लास की बात करें तो उसमें हमने रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन को सीखा था, यानी कि त्रिज्य कोणीय फलन और त्रिज्य फलन, तरंग फलन और कोणीय तरंग फलन, इसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या प्रायिकता वितरण आरेख के बारे में भी हमने जाना था। उसमें केवल हमने बात की थी एस ऑर्बिटल के लिए, और हमने कहा था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एस ऑर्बिटल के बारे में 1s के लिए, 2s के लिए और 3s के लिए, इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाए थे। आज हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के लिए। याद करें, हमने जब पिछली कक्षा में ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाए थे तो वो किसके बीच में थे? वेव फंक्शन साई और आर के बीच में। तो आज हम साई और आर के बीच में पहले पी और डी ऑर्बिटल के कर्व्स खींचेंगे और उसके बाद साई स्क्वायर, जिसको हमने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को साई के बजाय साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। कारण भी आपको बताया था। कारण हमने कहा था कि साई की वैल्यू जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो साई का मान कई बार ऋणात्मक भी प्राप्त होता है, क्योंकि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम उसको साई की जगह साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे कर्व्स हम आपको आज सीखने हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या प्रायिकता वितरण आरेख के बारे में हमें जानना है। इसके लिए हमने 1s ऑर्बिटल के लिए 7th क्लास में हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल के लिए। पी ऑर्बिटल के लिए फॉर पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, हम पी ऑर्बिटल की बात करें। पी ऑर्बिटल के लिए जैसे जैसे आप जानते हैं 1 में तो पी ऑर्बिटल होगा नहीं, 2 में होगा। तो 2p का मतलब क्या? n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू कितनी? 1। n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1, ये पी ऑर्बिटल होगा। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खींचिए 2p ऑर्बिटल के लिए। तो ये कैसे आएगा? ये इस तरह से आएगा। ये 2p ऑर्बिटल के लिए है, ये आपको जानते ही है, ये वेव फंक्शन है। और ये क्या है? ये r। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व p के लिए बता रहा है। ठीक है, कौन सा वाला p हो गया? 2p के लिए। ये 2p के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं हम, मान लीजिए 3p। 3p के लिए क्या हो गया? n = 3 और n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये आप जानते हैं, ये वही r है और ये साई। ये कैसे बनेगा? ये इस प्रकार से बनेगा। ये किसके लिए बनाया? ये 3p के लिए बनाया है। ये 3p के लिए है, यह आप देख रहे हैं। और ये आपको पहले भी बताया हुआ था, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0, अधिकतम, फिर वापस से 0 हो रही है। यहाँ ये 0 है, अधिकतम है, यहाँ वापस 0 हो रही है, फिर बढ़ा है और ये फिर 0 हो रहा है। ये 2p ऑर्बिटल के लिए और ये 3p ऑर्बिटल के लिए। कब है ये? जब हमने यहाँ वेव फंक्शन साई और r के बीच खींचा है। यदि हम d की बात करें तो आप जानते हैं d के लिए क्या होगा? n की वैल्यू 3 होगी और l की वैल्यू 2, यानी कि ये 3d ऑर्बिटल होगा। और इस 3d ऑर्बिटल के लिए बात करें तो कर्व हमको इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ भाई ये साई है और ये r है, ये d ऑर्बिटल है। जब हम s ऑर्बिटल की बात कर रहे थे तो हमने s को ऑर्बिटल बनाकर भी दिखाया था। यहाँ जरा p की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये p ऑर्बिटल, ये हम क्या मान लीजिए? x कोऑर्डिनेट, ये क्या है? y, ये है z कोऑर्डिनेट। इस पर मान लीजिए, आप समझने की कोशिश करें। यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0, यहां मैक्सिमम आ रही है और ये वापस से 0, यहां पर 0 मैक्सिमम और वापस से 0। ये p ऑर्बिटल के लिए कर रहे हैं। 2p ऑर्बिटल के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि s ऑर्बिटल से डिफरेंट कैसे दिखाई दिया। इसको हम कैसे पहचानेंगे? ये p ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल जब हमने ग्राफ खींचा था तो आपको याद हो तो इस तरह का ग्राफ लगा, ये था 1s के लिए और इसी को जब आगे बढ़ा दिया था ये 2s के लिए था और ये था 3s के लिए। लेकिन उस कर्व में और इसमें अंतर दिखाई दे रहा है। वहां न्यूक्लियस से अधिकतम दूरी से शुरुआत हुई थी, यहाँ 0 से शुरुआत हो रही है, उसके बाद ये मैक्सिमम पर जाकर फिर वापस 0 और उसके बाद ये
ये 2p के लिए और ये 3p के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको दिखाई समझ में आ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया है, p ऑर्बिटल डंबल शेप कैसे बना है, ये यहाँ आप इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे साई स्क्वायर। साई स्क्वायर की बात करें, हम ये बात करें यहाँ पर कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर और या इसके बीच में ग्राफ खींचा, ये 1s के लिए, ये n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0। अगर हम बात करें यहां पर ये वापस से अब की बार ये साई स्क्वायर है, अब हम बात करें किसके लिए 2s के लिए, ये 2s के लिए आ रहा है। यहां पर n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 0 है, आपकी बात समझ आ रही है, ये 2s के लिए। इसके बाद बात करें मान लीजिए 3s के लिए, यहां पर वही साई स्क्वायर लिया है, साई की जगह ये r लिया है और इस प्रकार से ये 3s के लिए वैल्यू दिखा रहा है। वापस से फिर समझने की कोशिश करें, 1s के लिए 1s के बाद जब हम 2s पर जा रहे हैं तो आपको मालूम है इसका 1s की तुलना में 2s का साइज ज़्यादा है, ये 1s 2s और 3s का साइज और भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं साई स्क्वायर होते ही यहाँ पर ये निगेटिव में वैल्यू नहीं आ रही, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 है और उसके बाद ये निगेटिव है, यहाँ निगेटिव में वैल्यू नहीं आ रही। जैसे हमने कहा था साई की वैल्यू अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ साई स्क्वायर को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 2s के लिए है और इस प्रकार ये किसके लिए होगा, ये 3s के लिए। यहाँ लिख देंगे n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 0, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी। यदि हम p के लिए भी खींचें, अगर हम 2p के लिए भी खींचते हैं, यानी कि n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब क्या होगा, ये 2p के लिए होगा। तो 2p के लिए कर्व इस तरह से मिलेगा, ये 2p के लिए कर्व होगा। इसी तरह से अगर हम 3p के लिए खींचेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ये 3p के लिए आएगा। इसमें भी यहां लिख देंगे हम n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1, यानी कि ये 3p के लिए, 2p एंड 3p। तो बात आपके कुल मिला के समझ में आ रही होगी कि जब कभी आपको प्लस और माइनस दोनों में देखे, साई के हम ग्राफ खींचेंगे साई और आर के अगेंस्ट, तो हमें प्लस माइनस दोनों में दिखाई देगा, क्योंकि साई की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती हैं। लेकिन जब साई स्क्वायर की बात करेंगे तो केवल वो पॉजिटिव साइड में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या प्रायिकता वितरण आरेख आप बना सकते हैं। यहाँ कुछ बातों को समझना आवश्यक है। पहली बात, जैसे हमने कहा कि यदि एस ऑर्बिटल के लिए नोड की बात करेंगे, एस ऑर्बिटल के लिए यदि हम नोड्स की बात करें तो एस ऑर्बिटल के लिए केवल हमने कहा था n-1 कर दें, n-1, ये हमने एस ऑर्बिटल के लिए कहा था। हमने कहा 1s है कोई नोड नहीं मिलेगा, 2s है तो एक नोड मिलेगा, 3s है तो 2 नोड मिलेंगे। यदि p ऑर्बिटल के लिए बात करें, p ऑर्बिटल के लिए, तो इसके लिए n-2 होता है, यानी कि यदि ये 2p है तो कोई नोड नहीं मिलेगा, यदि 3p है तो एक नोड, 4p है तो 2 नोड। तो इसके लिए हम ये बात कर सकते हैं। हम यह भी समझ रहे हैं कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की अधिकतम संभावना होगी, फिर 0 होगी, उसके बाद फिर वापस से वो बढ़ने लगेगी। तो इस प्रकार से ये एटॉमिक साइज के बारे में, उनके ओरिएंटेशन के बारे में, उनके शेप के बारे में, इन सब से हमें पता चल जाता है। तो हम यहाँ बात को हम गहराई से समझे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना कहाँ अधिक है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व यानी कि उसके पाए जाने की प्रायिकता कितनी अधिक है, उसके आधार पर हम उसके ऑर्बिटल्स का संरचना या उसका हम स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। इस एपिसोड में या इस क्लास के बाद में आगे फिर हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे कि ऑर्बिटल्स का शेप यानी कि उनकी आकृति किस प्रकार की होती है।